इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू एक्सपेरिमेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग बार पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी विथ द हेल्प ऑफ ए बार पेंडुलम, जो कि एक कंपाउंड पेंडुलम का ही प्रकार होता है। इसमें जो हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे, एक बार पेंडुलम, नाइफ एज, दो नाइफ एज की जरूरत पड़ती है, स्टॉप वॉच, मीटर स्केल एंड ग्राफ पेपर। जो फॉर्मूला यूज करेंगे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज गिवन बाई टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ से हम लोग स्मॉल g का मान निकाल लेंगे, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। यहाँ t है टाइम पीरियड और L है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड ऑक्सीलेशन, और यही इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार पेंडुलम होता है। तो ये L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है ग्राफ पेपर से, ये हम लोग डिटेल्स में एक्सपेरिमेंट के बाद देखेंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। इसमें जो हमें ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करना है, मेजरमेंट ऑफ L यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार पेंडुलम एंड टाइम पीरियड, उसका कैलकुलेट करना है। इसी के लिए हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग बार पेंडुलम का फिगर के सहायता से समझते हैं, बार पेंडुलम का एक्सपेरिमेंटल सेटअप और जो इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में। ये एक बार पेंडुलम है, ये स्टील का या लोहे का होता है। ये जो बार पेंडुलम का आप ये पार्ट देख रहे हैं, मैंने इसको दो पार्ट, इसमें ऊपर वाले भाग को ए और नीचे वाले भाग को बी पार्ट से डिनोट किया है। इसमें दो नाइफ एज का प्रयोग किया जाता है, ये नाइफ एज, ये पहला और ये दूसरा। ये जो दोनों नाइफ एज हैं, ये बार पेंडुलम में ये जो होल्स बने होते हैं, इन्हीं होल्स में उनको हम लोग आसानी से खोल के टाइट कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये है दो नाइफ एज जिसका प्रयोग हम लोग बार पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में करते हैं। इन दोनों नाइफ एजेस को बारी बारी होल्स में टाइट करके हमें बार पेंडुलम के ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है। तो ये दोनों नाइफ एज जो हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसका एक सिरा यहाँ पे शार्प होता है, नुकीला, और दूसरा सिरा जो होता है वो राउंड इस प्रकार से होता है। और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ये एक दीवार के रिजिड सपोर्ट पे टिका रहता है। यहाँ इस बार पेंडुलम में टोटल 19 होल्स हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बीच में 10, फिर इसके बाद यहाँ पे 11 से 19 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल्स इधर और 9 होल्स इधर। यानी जो बीच वाला होल्स है, इसके ऊपर 9 होल और इसके नीचे 9 होल है। तो बीच वाला जो होल्स है वो बिल्कुल बार पेंडुलम के बीच में रहता है और इसको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस होल्स के दोनों तरफ बार पेंडुलम सिमेट्रिकल होता है। ये जो नाइफ एजेस होते हैं, दो नाइफ एजेस, ये कुछ इस प्रकार से बनाए रहते हैं कि इस नाइफ एज का एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा राउंड शेप का होता है। तो नाइफ एज को हमें बारी बारी से इन्हीं होल्स में टाइट करके इस बार पेंडुलम का हमें ऑक्सीलेशन और उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है। तो जब हम इस नाइफ एज को इसमें टाइट करते हैं, तो इस प्रकार से टाइट करते हैं कि उस नाइफ एज का जो नुकीला वाला पार्ट है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे की ओर पड़े, और उसी प्रकार इसका जो नुकीला वाला पार्ट है, जो शार्प एज है, वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर पड़े। यानी दोनों के जो शार्प एज वाले हैं वो एक दूसरे की ओर होते हैं, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर होते हैं, और जो राउंड शेप होता है वो उसके ऊपर वाले भाग में होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसको मैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अच्छे से समझाऊँगा। तो हमें इसमें करना कुछ ये रहता है कि हमें बारी बारी से नाइफ एज को इन्हीं होल्स में टाइट करके उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना देता है। तो सबसे पहले मैं ये सिरे ए को ऊपर रखूँगा रिजिड सपोर्ट की ओर, और पहला नाइफ एज पहले होल में, और ठीक उसी समय जब मैं पहला नाइफ एज इस पहले होल्स में करूँगा सबसे किनारे, तो जो दूसरा नाइफ एज होगा वो भी सबसे किनारे यहाँ नीचे होगा। यानी नाइफ एज को इस प्रकार से टाइट करना है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस जो है वो बराबर रहे, और ये जो होल्स होते हैं इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पहला होल्स, ये जो फिगर में दिख रहा है, ये 5 5 10 15 20 25
30, 35, 40, 45, यानी ये 45 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और ये वाला भी आप एज लेंगे दूसरा वाला नाइफ एज, तो वो भी 45 सेंटीमीटर, 9 और ये 5, तो 9 पंजे 45 सेंटीमीटर पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम पहले एक्सपेरिमेंट के पहले पार्ट में ये दोनों होल्स में नाइफ एज को फिक्स कर देंगे, और ये ए पार्ट में जहाँ पे नाइफ एज लगाए हैं उसको रिजिड सपोर्ट से हम लोग उसमें वहाँ पे लगा देंगे। और अब इसको हम लोग इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके इसका ऑक्सीलेशन, मान लीजिए 20 ऑक्सीलेशन के लिए लेना है तो 20 ऑक्सीलेशन के लिए उसका टाइम पीरियड नोट कर लेंगे। इस अरेंजमेंट में जब नाइफ एज पहले होल में होगा तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये नीचे जो नाइफ एज होगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। तो इस प्रकार से हम ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करेंगे। इसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है ये सीरियल नंबर, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सबसे पहले अरेंजमेंट के लिए जो इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे दोनों नाइफ एज 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे मैं पहले केस में यहाँ पे 45 सेंटीमीटर कर देता हूँ। अब मैं जितने ऑक्सीलेशन, मान लीजिए 20 ऑक्सीलेशन के लिए लेना है तो 20, उसके लिए हम यहाँ पे टाइम नोट कर लेंगे, फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन में मैंने ये 40 सेंटीमीटर पहले ही से भर दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब पहला पार्ट एक्सपेरिमेंट का हो जाएगा तो मैं इस नाइफ एज को खोलकर इसको सेकेंड वाले होल्स में कर दूंगा, और उसी दौरान इस नाइफ एज को भी एक होल ऊपर यानी 19 वाले में से 18 वाले में कर दूंगा, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस वाले नाइफ एज की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 40 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेम प्रोसेस हम इसमें भी अपनाएंगे। वहाँ पे भी इसके लिए सेम 40 के लिए ये 20 ऑक्सीलेशन या 10 जो भी लेना हो उसके लिए टाइम ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस एक्सपेरिमेंट पे नाइफ एजेस को बारी बारी से 5-5 सेंटीमीटर खिसकाते रहेंगे। तो इस प्रकार से एक ऐसा केस आएगा जब ये ऊपर वाला नाइफ एज यहाँ 9वें होल में हो जाएगा और ये ऊपर बढ़ते बढ़ते 11वें होल में हो जाएगा। तो इस केस में जो नाइफ एज दोनों होंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 5-5 सेंटीमीटर के दूरी पे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9th रीडिंग जो है उसी के लिए होगा। तो ये पहला पार्ट ऑब्जर्वेशन का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ पे नाइफ एज 9th और 11th में आ जाएंगे तो हम लोग इस पूरे बार पेंडुलम के अरेंजमेंट को पलट देंगे, यानी बी सिरा ऊपर हो जाएगा और ए सिरा नीचे। फिर ये जो बी का इस समय हमारे नाइफ एज यहाँ पे होंगे, तो जब बी सिरा ऊपर हो जाएगा तो उसी अरेंजमेंट पे जब बी सिरा ऊपर है तो फिर से हम लोग सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल में, चूँकि अभी नाइफ एज वहीं पास पे होंगे 5-5 सेंटीमीटर होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो उसके लिए भी फिर से हम उसी ऑक्सीलेशन पे टाइम और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उस समय जब ये बी सिरा ऊपर होगा और ए सिरा नीचे, तो अब ये नाइफ एज को फिर 9वें से ऊपर एक होल बढ़ाएंगे और ये एक होल नीचे। तो इस प्रकार से 5 से ये 10 सेंटीमीटर, फिर 15, फिर उसी प्रकार सेम एक्सपेरिमेंट पूरा हम रिपीट करेंगे। तो इसी प्रकार से सेम एक्सपेरिमेंट हम पूरा रिपीट करेंगे जब तक कि ये नाइफ एज फिर से सबसे किनारे पे दोनों एक साथ न पहुंच जाए। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है हमारा बार पेंडुलम। इसमें जो ये सेंटर वाला होल होता है जो कि ऊपर से 10वें नंबर पे पड़ेगा और नीचे से भी यहाँ से गिनेंगे तो ये 10वें नंबर पे पड़ेगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख दिया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो पहला होल 5 सेंटीमीटर पे, दूसरा 10 सेंटीमीटर पे, इसी प्रकार से इन सभी होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5-5 सेंटीमीटर है। तो जो सबसे लास्ट वाला होल ऊपर की ओर है वो 9 होल है। आप इसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पंजे 45, यानी इसका डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब आप नीचे की ओर चलेंगे तो नीचे की ओर पहला होल 5 सेंटीमीटर पे, हम दूरी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर पे ये, 10 सेंटीमीटर पे दूसरा, इसी प्रकार ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, और ये 9वां जो है वो 45 सेंटीमीटर पे पड़ेगा। तो मैं इसको, इस सिरे को ए पहले से ही यहाँ मेंशन कर दिया हूँ ताकि एक्सपेरिमेंट करते वक्त पता रहे कि कौन सा सिरा ऊपर है और कौन सा सिरा नीचे की ओर है। और ये दूसरे सिरे पे मैंने मेंशन कर दिया है बी, और सेंट्रल वाले सिरे पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
हमें इस एक्सपेरिमेंट में बारी बारी दोनों एक्सपेरिमेंट करना होता है, यानी एक बार सिरा ए ऊपर रहेगा, सिरा बी नीचे, और दूसरी बार में सिरे बी को हम ऊपर कर देंगे और ए को नीचे कर देंगे। देखिए, जो सिरा ऊपर की ओर फिक्स रहेगा रिजिड सपोर्ट से, उस सिरे को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और जो सिरा नीचे ऑक्सीलेट करेगा उसको हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों नाइफ एजेस जो हैं उनको मैंने टाइट कर दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लास्ट होल में। और नाइफ एजेस को लगाते वक्त हमेशा आप ध्यान देंगे कि इस नाइफ एज का ये जो नुकीला वाला सिरा है, ये शार्प एज वाला सिरा, ये हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर होना चाहिए। इसी प्रकार जब सेकेंड सिरा यानी बी सिरे पे भी जो हम नाइफ एज टाइट किए हैं, उसका ये जो नीचे की ओर ये नुकीला वाला सिरा, जो शार्प एज वाला सिरा आ रहा है, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही फेस करना चाहिए। इसका हम लोग ध्यान रखें। तो एक्सपेरिमेंट के पहले पार्ट में हम सिरा बी ए ऊपर रखेंगे, और उस दौरान हम ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या फिल करेंगे कि जो हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी 45 सेंटीमीटर, उसी प्रकार दूसरे वाले एज की भी दूरी 45 सेंटीमीटर, यानी जो 9th होल है उसकी दूरी हम 45 सेंटीमीटर फिल कर देंगे। और ये फिल करने के बाद हम इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे फिक्स करके इसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। यही प्रक्रिया हमें हर बार करना होगा। एक बार करने के बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद, मान लीजिए 10 ऑक्सीलेशन या 20 ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड लेने के बाद, हम इस नाइफ एज को एक एक होल खिसकाते रहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर, और ये साइमल्टेनियस होना चाहिए। यानी जब एक बार करने के बाद हम ऊपर वाले होल को यहाँ पे फिक्स करेंगे, उसी दौरान ये नीचे वाले एज को भी हम एक होल ऊपर खिसका देंगे। तो उस दौरान जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है, इसका डिस्टेंस, दोनों नाइफ एज का डिस्टेंस 5-5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, और हम कॉपी में मेंशन करेंगे 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट, तो ये फर्स्ट अरेंजमेंट में मैंने बार पेंडुलम को फिक्स कर दिया है इस रिजिड सपोर्ट से। ए सिरा ऊपर की ओर है, और जो 9th होल पे मैंने एक नाइफ एज लगाया है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ये 10वां होल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो सबसे लास्ट वाला होल है नीचे की ओर, इस पे मैंने दूसरा शार्प एज लगा दिया है। अब हम इसका ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे इस केस में। तो हम इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके इस प्रकार से छोड़ेंगे, और ये ध्यान देंगे कि ये दीवार में लड़े ना। तो जब ये ऑक्सीलेट करके 1-2 ऑक्सीलेशन करके ये स्टेबल हो जाए, तो हम यहाँ पे मान लीजिए ये जैसे ही यहाँ पे आता है, मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा और फिर मैं वहीं पे ऑक्सीलेशन गिनने लगूंगा। तो ये यहाँ पे ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, तो ये 1 ऑक्सीलेशन हो गया, ये 2 ऑक्सीलेशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और ये मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दिया। तो ये 10 ऑक्सीलेशन का मैं ये टाइम पीरियड मेंशन कर दूंगा। तो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट 10 ऑक्सीलेशन पे करके, और कुछ ऑक्सीलेशन मैं 20 के लिए भी करके आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में दिखा दूंगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इस ए सिरे को अभी ऊपर ही रखना है, और ये नाइफ एज को एक होल नीचे की ओर खिसकाना है, और साइमल्टेनियसली नीचे से भी नाइफ एज को एक होल ऊपर की ओर खिसकाना है। जिससे होगा क्या कि इसकी दूरी यहाँ से कम होके ये 8वें होल पे आ जाएगा, और ये भी नीचे से 8वें होल पे आ जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दोनों नाइफ एज का दूरी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हम ये नाइफ एज को यहाँ से खोल के एक एक, तो ये सेकेंड रीडिंग लेने के लिए ये मैंने ऊपर से नाइफ एज को, पहले नाइफ एज को, ए सिरे वाले नाइफ एज को मैंने एक होल नीचे खिसका दिया, और उसी दौरान मैंने इस नाइफ एज को, सेकेंड वाले नाइफ एज को एक होल ऊपर की ओर खिसका दिया। तो अब जो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से ये ए सिरे वाले नाइफ एज का दूरी हो गया 8, यानी 8 गुणे 5 यानी 40 सेंटीमीटर, और उसी दौरान जो नीचे वाला नाइफ एज है उसका भी जो दूरी होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 40 सेंटीमीटर होगा। तो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में हम 40 सेंटीमीटर दूरी फिक्स कर देंगे, और अब इस केस में हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीलेशन का। तो इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके हम इस प्रकार से
छोड़ देंगे, बहुत ही स्मॉल एंगल पे, ज़्यादा एंगल पे नहीं छोड़ना होता है वरना एरर आ जाएगा एक्सपेरिमेंट में। तो ये जब इस प्रकार से ये ऑक्सीलेट करके थोड़ा स्टेबल हो जाए तो अब जैसे ये इस पोजीशन पे आएगा मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा और 10 ऑक्सीलेशन के लिए मैं इसको भी करूंगा। तो मान लीजिए ये स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, ये 1 ऑक्सीलेशन, ये 2 ऑक्सीलेशन, 3 ऑक्सीलेशन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। तो ये 10 ऑक्सीलेशन के लिए जो भी मेरा ये स्टॉप वॉच में टाइम आया है उसको मैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में मेंशन कर दूंगा। अब इसी प्रकार से हमें इसमें सारे स्टेप करने हैं। हर बार मैं दोनों नाइफ एज को एक एक होल खिसकाता रहूँगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर। तो एक बार मैंने ये 40 सेंटीमीटर पे, फिर ये 35, फिर 30, 25, 20, 15, 10 और ये 5। तो जब ये दोनों नाइफ एज ये यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों नाइफ एज को एक साथ हमें ये खिसकाना है। तो जब ये यहाँ पे आ जाएंगे तो वो वाला केस मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। आपको ये सभी इसी प्रकार से रिपीट करना होगा। एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं ये पार्ट सिमिलर है इसीलिए स्किप कर दे रहा हूँ। तो अब मैं सीधे दोनों नाइफ एज को ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों ओर 5-5 सेंटीमीटर पे टाइट कर देता हूँ। तो ये मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर की ओर यानी ए सिरे की ओर पहला नाइफ एज 5 सेंटीमीटर पे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की ओर पहला होल यानी 5 सेंटीमीटर पे, ये भी हम इसको इस प्रकार से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और टाइट करते वक्त इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो नाइफ एजेस हैं इनका ये जो शार्प वाला ये जो नुकीला वाला सिरा है, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये नुकीले वाले सिरे को हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये सेट हो गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों ओर पहले होल में। तो इस समय हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में जो लास्ट रीडिंग होगा पहले ऑब्जर्वेशन टेबल का, वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। किसी भी एक का लेना होता है क्योंकि हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड अपनाए हैं। तो इसका भी दूरी 5 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और इस नाइफ एज का भी दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हम इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे ए सिरे को ले जाके फिक्स कर देंगे। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल का लास्ट रीडिंग के लिए सेटअप है। इस केस में ये हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये पहले होल पे पहला नाइफ एज है और ये नीचे की ओर ये दूसरा नाइफ एज है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नाइफ एज का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम इसका ऑक्सीलेशन कैलकुलेट करने के लिए इसको मीन पोजीशन से इस प्रकार से डिस्प्लेस करेंगे और जब ये ऑक्सीलेशन करके थोड़ा स्टेबल हो जाए तो हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें हमारा ए सिरा ऊपर की ओर है, अभी भी बी सिरा नीचे की ओर है। तो मान लीजिए ये यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, तो यहाँ पे जब ये वापस आएगा तो 1 ऑक्सीलेशन, इसी प्रकार से ये 2 ऑक्सीलेशन और ये 3 ऑक्सीलेशन। तो हम इसको भी 10 ऑक्सीलेशन के लिए इसी प्रकार से करके हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में ये मेंशन कर देंगे। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हम क्या करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट पूरा प्रोसेस करना है, पर इस बार हमारा सिरा बी ऊपर होगा और सिरा ए नीचे होगा। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो हमारा होल्स हम उस नाइफ एज को उसी तरह रहने देंगे और नेक्स्ट वाले केस के लिए यानी अब हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करेंगे। इस केस में हम क्या करते हैं, तो ये हमारा अब हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए ये अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेट कर दिए हैं। इसमें क्या किया हमने कि ए सिरे को नीचे की ओर और बी सिरे को ऊपर की ओर कर दिए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उससे हमारा ये पहला नाइफ एज अब हो जाएगा बी सिरे वाला जिसको हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलेंगे और ए सिरे वाला जो नाइफ एज था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे वाला वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। तो इस केस में हम पहला रीडिंग लिखेंगे जिसमें ये दूरी होगी नाइफ एज की वो 5 सेंटीमीटर होगी और इसके लिए हम सेम इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके 10 ऑक्सीलेशन या 20 ऑक्सीलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा पहले रीडिंग के लिए मैं यहाँ स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ जब ये वापस आएगा तो 1 ऑक्सीलेशन, फिर दोबारा 2 ऑक्सीलेशन
और ये 3 ऑक्सीलेशन। तो इसी प्रकार हम इसको 10 ऑक्सीलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट रीडिंग के लिए, सेकेंड रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इन नाइफ एजेस को हम एक एक होल ऊपर की ओर, यानी इसको मैं 20 सिरे की ओर ऊपर की ओर और इसको एक एक होल नीचे की ओर खिसकाते रहेंगे। सेम एक्सपेरिमेंट हमें रिवर्स में रिपीट करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर जब इसके बाद करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी प्रकार से ये दोनों नाइफ एज एक एक करके एक एक ऊपर और नीचे की ओर खिसकते जाएंगे और लास्ट अरेंजमेंट में ये फिर से हमारा यहीं पे पहुंच जाएगा। यानी जब ये नाइफ एज यहाँ पे पहुंचेगा उसी दौरान ये नाइफ एज नीचे की ओर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये मैंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के लास्ट रीडिंग के लिए ये मैंने सेटअप तैयार कर लिया है। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर की ओर ये 45 सेंटीमीटर पे और जो दूसरा एज है वो भी 45 सेंटीमीटर पे नीचे, सबसे नीचे की ओर ये फिट है। और हमारा इस केस में बी सिरा ऊपर है और ए सिरा नीचे है। तो इस लास्ट रीडिंग के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे। हम लोग इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे और इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच शुरू कर देता हूँ। अब ये 1 ऑक्सीलेशन, 2 ऑक्सीलेशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां ऑक्सीलेशन पूरा हो गया। तो इसके लिए ये टाइम पीरियड ये 16-17 सेकंड के आसपास आया है। तो इस प्रकार से हम ये पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल अपना कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लिया है। ये पहले पार्ट के लिए है जब सिरा कंपाउंड पेंडुलम का सिरा ए ऊपर था और सिरा बी नीचे था। और ये मैंने नाइफ एजेस का ये पोजीशन 45 सेंटीमीटर पे जो 20 ऑक्सीलेशन के लिए समय आया 31 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 31/20 यानी 1.55 सेकेंड। उसी प्रकार से सभी केसेस में ये मैंने 20 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम और ये टाइम पीरियड ये कैलकुलेट कर लिया है। इसी प्रकार सेकेंड वाला पार्ट जब सिरा बी ऊपर था कंपाउंड पेंडुलम का और सिरा ए नीचे था और ये नाइफ एजेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पोजीशन 20 ऑक्सीलेशन के लिए ये टाइम। तो इस प्रकार से ये अगर 20 ऑक्सीलेशन के लिए 55 सेकेंड तो 1 ऑक्सीलेशन के लिए हो जाएगा 55/20 यानी 2.75। और ये सभी केस के लिए इस प्रकार से ये मैंने टाइम पीरियड ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ मैंने पहले से ही बना लिया है। पहले पार्ट का ये ग्राफ जब यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे होगा डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें ये 45, 40 और ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये देखिए 45, 40, 35 और ये 5 सेंटीमीटर, ये बीच में 0। तो ये स्केल भी मैंने मेंशन कर दिया है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग 1 सेंटीमीटर यानी ये बड़े बॉक्स का ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो 1 सेंटीमीटर का ये होता है ये 5 सेंटीमीटर होगा। और वाई एक्सिस पे हमने लिया है टाइम पीरियड, ये जो हमारा ये टाइम पीरियड आया है। तो 45 पे टाइम पीरियड 1.55। तो इस प्रकार से ये 45 पे टाइम पीरियड 1.55। अब ये वाई एक्सिस पे हमने जो स्केल लिया है ये 1 सेंटीमीटर 0.25 सेकेंड का है। तो 0.25, 0.5, 0.75, 1 इस प्रकार से ये मैंने वाई एक्सिस पे टाइम पीरियड और एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज होल फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये पहला पार्ट मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। 45 पे यहाँ पे देख सकते हैं 1.55 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 यहाँ तक है, ये 1.5 इसका यहाँ तक है। तो ये यहाँ पे 1.5, फिर उसके बाद ये 1.55, फिर यहाँ पे 35 के लिए जब नाइफ एज का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 35 सेंटीमीटर था दोनों साइड का, तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड 1.5। तो ये 1.5, फिर 3 केस के लिए 1.5, 1.5। तो इस प्रकार से ये मैंने पूरा टाइम पीरियड और ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये पहले पार्ट का है। फिर दूसरे पार्ट में मैंने जब सिरा बी ऊपर कर दिया था तो फिर वहाँ से 5 सेंटीमीटर फिर धीरे धीरे दोनों नाइफ एज को किनारे की ओर करते गए तो 10 ये 45 सेंटीमीटर तक उसको हम लोग बढ़ाए थे। तो सेम 20 ऑक्सीलेशन के लिए इसका भी टाइम पीरियड का ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि सिमेट्रिकल मिला है। अगर बार पेंडुलम सिमेट्रिकल हो और नाइफ एज भी अगर सिमेट्रिकल हो काफ़ी हद तक तो ये सेम रीडिंग मिलता है। तो इस प्रकार से ये मैंने सेकेंड वाला पार्ट भी यह वाई एक्सिस पे टाइम पीरियड और एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें इस ग्राफ से हम लोग एल और टी यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार पेंडुलम एंड टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान दीजिए। हम ग्राफ पे
वाई एक्सिस पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और वाई एक्सिस को कट करे कहीं पे भी, और इसके अलावा ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उसको एटलीस्ट 4 पॉइंट पे कट करे। तो यानी ये जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है ए डी लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, वाई एक्सिस पे कहीं कट करे। इसके अलावा ये जो ग्राफ है दोनों साइड का मिला के एटलीस्ट 4 पॉइंट पे इसको कट करना चाहिए। तो ये जो ग्राफ बनता है टाइम पीरियड का, ये कुछ इस प्रकार से बनता है कि ये देखिए 0 से 5, तो यहाँ पे टाइम पीरियड पहले कम होता है, फिर उसके बाद ये बढ़ेगा लास्ट में, यहाँ पे भी ये टाइम पीरियड कम होगा, ये बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनने के कारण जब आप यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ को 4 पॉइंट पे कट करेगा। तो पहला पॉइंट जहाँ पे ये लाइन कट किया मैं उसको ए लिख देता हूँ, दूसरा पॉइंट जहाँ पे ग्राफ को कट किया बी, तीसरा पॉइंट जहाँ पे ग्राफ को कट किया है ये हो जाएगा सी, और चौथा पॉइंट हो गया डी। तो ये जो लाइन ए डी है सबसे पहले ये वाई एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वो हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। तो ये देखिए ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे जो ये कट कर रहा है यही हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, और ये है 1.55 सेकेंड। अब उसके बाद एल हम कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ। तो ग्राफ पेपर से जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल टू ए सी प्लस बी डी बाई 2। तो अब यहाँ पे ग्राफ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये ए से लेके सी तक की दूरी प्लस बी से लेके डी तक की दूरी बटे 2। तो ये ए पॉइंट यहाँ 0 से 40 सेंटीमीटर पे है, तो इधर का 40 ये हो गया, लेकिन हमें चाहिए ए सी, तो यहाँ तक तो 40 हो गया, फिर 0 से ये सी इधर 20 है, तो इधर ये इतना 40 और ये इधर 20, तो ये हो गया 60। तो ए सी की वैल्यू हो गई 60। उसी प्रकार बी डी देखिए, यहाँ ये 0 है, ये b है, तो यहाँ देखिए ये 0 से ये b जो है ये 20 पे है, तो ये 20 सेंटीमीटर इधर हो गया। इसके अलावा हमें ये 0 से ये d तक का, क्योंकि b से लेकर d तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये 0 से यहाँ पे ये जो d आएगा ये आ रहा है 40 सेंटीमीटर पे, तो 40 इधर का हो गया, 20 इधर का हो गया, तो ये पूरा बी डी की ये जो दूरी है ये भी हो गया 60 सेंटीमीटर, 20 और ये 40। तो यहाँ पे 60 प्लस 60 बटे 2, यानी जो L आएगा वो हमारा ग्राफ पेपर से आएगा 60 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे 0.6 मीटर। तो इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड जो देखिए, ये जो लाइन जो हमने खींचा है ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वो टाइम पीरियड होता है। ये 1.5 से 2 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऊपर की ओर कट कर रहा है, तो हमारा एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 0.25 का है, तो 2 हुआ 0.5, तो ये 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.55 ये आएगा। ये मैंने टेबल से नहीं लिया है, ये ग्राफ से लिया है, ये ग्राफ पे जहाँ पे कट किया है, तो टाइम हो गया 1.55 सेकेंड, उसके करस्पॉन्डिंग ये L हो गया। तो अब हम लोग इसको फार्मूला में पुट कर देंगे, तो G बराबर 4π² L/T², सभी पैरामीटर हमें पता चल गए। यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे, और जो फाइनल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा G का मान आया है 9.86 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको रिजल्ट में मेंशन कर देंगे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज फाउंड टू बी 9.86 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लास्ट में कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहला प्रिकॉशंस तो वही है कि हमारा जो ऑक्सीलेशन बार पेंडुलम का ऑक्सीलेशन होना चाहिए उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, कम से कम 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वरना एरर आता है। क्यों नेक्स्ट है क्यों सेकेंड है प्रिकॉशंस, प्लेस द नाइफ एज सच दैट इट रिमेंस हॉरिजॉन्टल एंड बार रिमेंस वर्टिकल। यानी ये जो रिजिड सपोर्ट दीवार का होता है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और उस पर जो बार पेंडुलम होगा वो होना चाहिए वर्टिकल। परफेक्ट। तीसरा है द ऑक्सीलेशन शुड बी इन वर्टिकल प्लेन वाइल टेकिंग टाइम टू अवॉइड इरेगुलरिटी ऑफ मोशन। तो जो ऑक्सीलेशन है वो बार पेंडुलम का एकदम वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट प्रिकॉशंस है द ग्राफ शुड बी ड्रॉन सिमेट्रिकल एंड स्मूथ। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, और ये ग्राफ ये कर्व ड्रॉ करते इसको एकदम फ्री हैंड से स्मूथ वे में ड्रॉ करना चाहिए। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।